विज्ञापन विभिन्न खंडों में बटे हुए बाजार के उपभोक्ताओं को विज्ञापन से निरंतर उपयुक्त उत्पादों की जानकारी देता रहता है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर विज्ञापन जो होता है, कोई ऐड होता है तो वो विभिन्न खंडों, मतलब कि एक विज्ञापन को बनाने वाले जितने भी खंड हैं, जितने भी ग्रुप हैं, दुकानें, एजेंसी, मार्केट, फैक्ट्री, छोटे छोटे या बड़े बड़ी, ऑल ओवर सबको बटे हुए एक में मतलब बाज़ारों में जो वो माल जिनके द्वारा बिकता है और जहाँ पे वो माल बन रहा है छोटे छोटे खंडों में, है ना, तो के उपभोक्ताओं को मतलब कि अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं ग्राहक के बारे में कि बाज़ार में अब भाई ये है कि आप रहते हैं किसी और एरिया में और कोई दूसरा रहता है किसी और एरिया में, तो उनके सबके मार्केट अलग अलग हो गए। जैसे कि आप अपने ही शहर की बात कर लीजिए, मंडी का मार्केट और एक हो गया सिटी का मार्केट, है ना, तो लोग अपने अपने मार्केट में ही ज़्यादातर सर्वाइव करते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि सभी के उपभोक्ताओं को, बटे हुए बाजार के उपभोक्ताओं को विज्ञापन से निरंतर उपयुक्त उत्पादों की जानकारी, मतलब कि सारे उत्पादों की, सारे प्रोडक्ट्स की उपयुक्त जानकारी देता रहता है उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को, है ना, जिससे बाज़ार पर उसकी पकड़ बनी रहती है, जिससे कि बाज़ार में वो प्रोडक्ट बिकता रहता है। अगर विज्ञापन बंद हो जाएंगे आने, या किसी प्रोडक्ट के बारे में सडनली विज्ञापन आएगा और फिर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाता है कि उस टाइम तो लोगों ने उस प्रोडक्ट को ख़रीद लिया, बट कुछ टाइम बाद वो उसको लेना धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि उनके माइंड में किसी और विज्ञापन, किसी और प्रोडक्ट की छवि बन जाएगी, क्योंकि वो अपना विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से एक डिस्टर्बेंस माइंड में हो जाता है। तो फिर इसलिए कोशिश करते हैं कि वो विज्ञापन बार बार आता रहे, ताकि वो लोगों को बार बार आकर्षित करता रहे। इवन अगर किसी प्रोडक्ट में कोई अलग क्वालिटी डाली है, कुछ और उसमें ऐड किया है अच्छा, तो उसके लिए भी विज्ञापन द्वारा ही लोगों को बताया जाता है, वरना तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसकी नई पैकेजिंग आ गई है और उसमें और ज़्यादा गुण आ गए हैं पहले से ज़्यादा, तो वो कुछ और लेना शुरू कर देंगे। तो एक होता है ना कि माइंड हमारा अलग अलग चीज़ों को लेने के लिए उत्साहित होता है, तो हम लोग एक चीज़ पे नहीं टिके रह सकते यदि हमारा उस पर विश्वास पकड़ ना बनी रहे, है ना। तो वो कार्य करता है विज्ञापन, ठीक है। तो ये ऑल ओवर बहुत अच्छा पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान से समझना। और इसके छोटे छोटे पैराग्राफ में जो पॉइंट हैं, ये शब्द हैं जिनके आपको अर्थ पता होने चाहिए, वो परिभाषाओं में हैं, जैसे जो कुछ आपके शब्दों पर डिपेंड करती हैं कि आपके जो शब्द हैं उनकी यदि आप अर्थ भी समझ लेते हैं, या उनको एक पर्यायवाची के थ्रू भी आप उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम किसी एक शब्द को 3-4 शब्दों में बताकर समझा देते हैं, बट कुछ शब्द फिर भी ऐसे होते हैं जिनको एक परिभाषा जिनके लिए है, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था बाज़ार का खंडीकरण। अब मैं आपको बता दूं कि भाई बाज़ार तो होता है मार्केट आपका, और खंडीकरण होता है कि डिवाइडेशन करना, है ना, बट आप नहीं समझ पाएंगे कि फिर भी इस पूरे शब्द का क्या अर्थ है, तो उसको मैंने आपको परिभाषा में बताया था। इसी तरीके से और भी शब्द हैं जिनको आप परिभाषा में लिख लीजिए, है ना। तो फर्स्ट तो उपभोक्ता है, ग्राहक, उसके बारे में आप जानते ही हैं। वस्तु की एक छोटा सा मीनिंग है, वस्तु मीन्स चीज़, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सामान, है ना। गोचर पदार्थ या विषय वस्तु, है ना। अब इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिए वस्तु की। ये है, वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा यानी कि पैसे या सेवाओं के बदले प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पैसा या तो पैसा देके आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी का काम करके उसके बदले में उससे कुछ वस्तु मांग सकते हैं। सेवाएं मीन्स किसी का काम करके या उनसे या अपने द्वारा उनको कुछ देके, तो वो होता है सेवाएं देना, है ना। तो ये वस्तु का की छोटी सी परिभाषा है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये जो पूरी ही लेक्चर में आपको मीनिंग्स बताए जाते हैं, ये परिभाषाएं बताई जाती हैं। वैसे तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, बट क्योंकि आप लोग इतना एफर्ट डालते नहीं हो,
अपनी स्टडी का जब मैटर आता है तो आप लोग इतना एफर्ट डालते नहीं हो, टोटली टीचर्स पर ही डिपेंड रहते हो, है ना। क्योंकि मैंने जूम मीटिंग में भी देखा है, बहुत कैजुअल और बहुत नॉर्मल शब्द हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को बता दिया जाता है, बट फिर भी आप उसका मीनिंग पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल उसके बारे में समझने की कोशिश खुद से करते नहीं हैं। बस ये है कि माइंड में आया कि ये समझ नहीं आ रहा है तो बस उसको रख लिया कि हाँ मैम से ही डिस्कस करेंगे इस बारे में। अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ चीज़ें खुद भी सर्च करनी पड़ती हैं, खुद भी ढूंढना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले लोग देखो किस तरह स्टडी करते थे, वो टोटली बुक्स पे डिपेंड होते थे या अपने अध्यापकों पे डिपेंड होते थे, लेकिन या अपने पेरेंट्स पे, जो भी उनको नॉलेज दे सकता था उन पे डिपेंड होते थे। अभी आप लोगों के पास इतना सिंपल तरीका है, इतना इजी सुविधा आप लोगों के पास है, जो कि है आपका मोबाइल, जिसमें आपका गूगल चलता है और आप जो भी कुछ है आप उससे जान लेते हैं। बट फिर भी आप लोग एफर्ट नहीं डालते हैं। अपना कुछ काम होगा तो आप कर लोगे, बट स्टडी को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा लो हो। तो आप लोग को इसलिए मैंने हर शब्द जो मुझे लगता है कि आप लोग बिना परिभाषा के नहीं समझ पाओगे उसके बारे में बताया है। तो इन चीज़ों को आप लोग अलग से भी नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। वस्तुवक का आपने लिख लिया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे खंडों की भी एक छोटी सी परिभाषा दी हुई है। ये है किसी पूरे भाग, खंड का जो मीनिंग है आप समझ सकते हैं इसको, किसी पूरे भाग के अलग अलग या कुछ हिस्सों को खंड कहते हैं। मतलब कि उसको कुछ हिस्सों में बांट देना, अलग अलग कर देना, उसको खंड कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाजार में बाजार का खंडीकरण मीन्स विज्ञापन से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है उसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर देना, कि ये कार्य यहाँ होएगा और ये कार्य यहाँ होएगा, ये कार्य यहाँ होएगा। मीन्स प्रिंटिंग यहाँ होएगी, पेपर यहाँ तैयार होगा, स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, यानी कि आपका पैकेजिंग का। तो इस तरीके से अलग अलग खंडों में विज्ञापन के कार्य को बांट देना, है ना। तो वो हो गया उनका बाजार का खंडीकरण। या फिर उसी तरीके से होता है आपका मार्केटिंग में, विपणन में बाजार को खंडीकरण करते हुए, मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को बेचने के लिए, तो लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जो एक खंडीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया जाएगा, बट उसके अलग भी आप इनकी थोड़ी बहुत परिभाषा लिख लीजिए। जैसे कि आपका ये प्रतिष्ठा शब्द हो गया, इसके बारे में जो थोड़ी सी डिटेल है वो ये है कि प्रतिष्ठा सामाजिक स्तरीकरण का उत्पादन है जो सामाजिक समूह में किसी इकाई को खास स्थान और महत्व प्रदान किए जाने की स्थिति व्यक्त करता है, ठीक है। तो वही है घूम फिर के, बट इसकी एक परिभाषा लिखने से आपको इसको और अच्छे से समझने में हेल्प होगी, है ना, ठीक है। तो ये है कि व्यक्त करता है, इसके दो मूल आधार माने गए हैं, कर्म और कुल। अपने अनेक सामाजिक समूहों में प्रतिष्ठा के ये दोनों स्रोत एक साथ सक्रिय मिलते हैं, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को लेके जब हम प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को लेके प्रतिष्ठा क्या है, तो हम उसको किस तरीके से समझेंगे, बट वो एक अलग चीज़, एक अलग वे है कि उसकी क्या पोजीशन है। बट परिभाषा को समझते हुए शायद हम प्रतिष्ठा शब्द को समझ सकें, है ना। तो इसलिए परिभाषाएं ज़रूरी होती है कुछ शब्दों की, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो शब्द रहता है वो है मानसिक स्थिति। यहाँ पे मानसिक स्तर जो होता है वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेके, उत्पाद के उपयोग एवं लाभ और मानसिक स्तर आदि के आधार पर। मतलब कि एक ग्राहक के लिए उसका प्रोडक्ट को लेकर क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसके लाभ है, उसके मानसिक उसका स्तर क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर। बट अलग से इसकी जो परिभाषा है वो ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्तर को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह
सलामती की एक स्थिति है जिससे किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है। वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। मतलब कि एक मनुष्य के अंदर उसके मस्तिष्क में मानसिक स्तर को किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं वो इस परिभाषा में बता रहे हैं। तो एक उत्पाद के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो क्या है ये आप समझ सकते हैं इस परिभाषा के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो बटे हुए बाजार की बात हुई थी और पहले जो एक आपका जो पहली वीडियो में एक बात हुई थी मतलब कि उपलब्ध अन्य प्रतिष्ठित मतलब कि अन्य उत्पाद जो अपने आप में प्रतिस्पर्धी प्राप्त किए हुए हैं मार्केट में, है ना, और एक फर्म के उत्पाद। तो यहाँ पे जो फर्म है वो सिर्फ एक फैक्ट्री कंपनी ये सब कुछ तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, बट फर्म का एक मीनिंग ये होता है कि जहाँ भी किसी भी चीज़ की उत्पत्ति की जा रही है या उसका निर्माण किया जा रहा है वो फर्म होता है। तो आप सिर्फ फैक्ट्री या कंपनी तक सीमित मत रह जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं। क्योंकि और एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो अगर कोई बाग हमने ख़रीदा है और उसमें हम सिर्फ आम उगा रहे हैं तो वो आम का फर्म हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ उस बाग को आम उगाने के लिए ख़रीदा है। सपोज़ कीजिए हमने कोई एरिया लिया है, वहाँ पे हमने काजू उगाने का पेड़ लगाए हैं, सिर्फ उसमें काजू ही उगाए जा रहे हैं, तो वो काजुओं का फार्म हो गया। जैसे कि हम लोग चाय का फार्म कहते हैं। तो ये सब चीज़ें निर्माण के ऊपर हैं कि जो केवल एक ही चीज़ को बनाने के लिए फैक्ट्री हो, कंपनी हो या कोई एरिया हो, कोई जगह हो, तो उसको फर्म ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ये है कि उत्पाद की अन्य उत्पाद और फर्म के उत्पाद मीन्स एक पोजीशन होती है कि अन्य उत्पाद जो लोकल भी हैं बट उनकी कोई पोजीशन नहीं है, और जो फर्म के उत्पाद हैं उनको सिर्फ कानूनी तौर पे ही नहीं, कानूनी तौर का मीन्स आप सिर्फ वो मत समझ लेना कि मतलब वो प्रूफ हो चुके हैं। प्रूफ मीन्स कि कानूनी तौर मीन्स कि एक मानो हमने कोई काम किया है और हम उसका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल GST आप कह लीजिए, मतलब हम उसको उसकी हर कार्य का एक पे करते हैं उसको बनाने के लिए। हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम पर्सनली कर रहे हैं और हम उसका कोई पे सरकार को या उनसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं या कुछ भी हैं उनको नहीं दे रहे हैं। तो हम जब पे करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो होता है एक मतलब कि वो मान्यता माना गया, उस कार्य को मतलब एक मान्यता के रूप में हम लेके चलते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अगर बिक रहा है तो ये कभी इस पे कोई बैन टाइप कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये अपने कार्य नियमित रूप से कर रहा है ना, एक नियम में रह के कर रहा है। तरीके से बटे हुए बाजार की भी एक अलग डेफिनेशन है, क्योंकि बटा हुआ बाजार एक मतलब नई योजना, एक नया समावेश या एक नया बाजार था जिसको जो सन 2000 समथिंग भारत में आया था। तो उसके बारे में भी एक नई अपनी एक सोच है, तो वो आप एक परिभाषा के थ्रू समझ सकते हैं। बट फिलहाल आपको उत्पादन के अंदर इसको ये मान के चलना है कि मतलब अलग अलग कार्यों में अलग अलग ग्रुप में या फिर समूहों में कार्य करना या अलग अलग स्थानों पर एक ही कार्य को करना, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में लिख के पढ़ के तब जाके आप इस पैराग्राफ को पूरा कंटिन्यू करना, समझना, है ना, तब आप आगे बढ़ना। क्योंकि आपका जो पूरा एडवर्टाइजिंग है वो यही सब बातों को समझने के पर्पज़ से है। अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी रट रहे हैं तो आप एडवर्टाइजिंग को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको इन फ्यूचर एडवर्टाइजिंग के फील्ड में कुछ करना है तो आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपनी स्टडी को करिएगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।